सीटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद। नाज़रीन, ये सीटी मैंने कहा है, ये बेसिकली ये विसल नहीं है। दरअसल सीटी एंजियोग्राफी के हवाले से इस वक्त एक कंट्रोवर्सी, एक तनाज़ा मचा हुआ है। वो ऐसे कि कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के सीटी एंजियोग्राफी जो है वो पिम्स अस्पताल में नहीं हुई थी। अलबत्ता पिम्स की तरफ से एक रिपोर्टर आ चुका है कि उनका ये कहना है कि जो उनकी मशीन थी वो बिल्कुल जो थी फंक्शनल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है इसके अंदर कि जो हुकूमत का मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जो बनाया गया था, जिसने बानी पीटीआई के मुआयना किया था, उस पर उन्होंने ये कहा था कि उनके खून में कुछ तनाव है, कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, कुछ पैल्पिटेशंस हैं, तो लिहाजा कुछ इस हवाले से सीटी एंजियोग्राफी करवाई जाए, इनका दिल का मुआयना कराया जाए। अलबत्ता जब ये सारी मामलात हुए और फिर पिछले जुमेरात के रोज बानी पीटीआई अल-शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल गए, तो उस पर अब उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये आई हैं कि उनका दिल का मुआयना नहीं हुआ है। ये एक दावा है, लेकिन साथ साथ जो है उनका आंखों का मुआयना हो गया, जिस पर रिपोर्टेडली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, के वो अगर ऐसा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल्स को जो है इसके हवाले से जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो थी बात, जो कि अगर ये बात सही साबित हो जाती है तो हुकूमत के लिए कहने की एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकती है। आज भी सेनेट के अंदर जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे से जो है उन्होंने महाजराई की है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत ने जो है सीटी एंजियोग्राफी ना करा के बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मजीद और तशवीश पैदा करती है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जो पिम्स में उनका मुआयना किया था उसमें तमाम चीज़ों को जो है पूरा देखा गया था, उसके बाद ही उनको अस्पताल भेजा गया। उनके बकौल बानी पीटीआई की सेहत जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर ये लैप्स हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज पता नहीं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रिलीफ के तौर पे देखे या ना देखे, ये मुझे नहीं मालूम है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की जो सदा थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले कल ऑब्जेक्शन लगाई थी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर, आज जो है उसको अप्रूव कर लिया है। और इत्तलात ये है कि 16 सितंबर को ये जो पिटिशन है जो डॉक्टर उस्मा खान साहिबा की तरफ से जो है दर्ज की गई है उसको टेकअप किया जाएगा, और 16 सितंबर को वही डेट है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन जो कि उन्होंने बानी पीटीआई के अल-शिफा अस्पताल के मुंतकली के हवाले से जो फैसला दिया था उसके हवाले से भी कुछ वो उसके हवाले से जो है उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी। साथ साथ ये भी अभी तय नहीं है, एक और भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने है, बल्कि वो रिव्यू पिटिशन है हुकूमत की तरफ से जो 18 अगस्त के ऑर्डर को, जिसमें जस्टिस शाहिद साहब ने और मजीद और उनके साथ दो मेंबर थे, जजेस जो थे, मेंबर जो थे उस बेंच के, जिन्होंने ये कहा था कि बानी पीटीआई का अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो रिव्यू पिटिशन भी डाली गई है। इस्लामाबाद के जो कमिश्नर साहब है उनके बकौल ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी एक इम्तियाजी है ये, और ये जो एक तरह से ये तासर दे रही है कि इसके जरिए से इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं वो मुबैना तौर पे पूरे नहीं किए गए हैं। लिहाजा रिव्यू पिटिशन डाली जाए, और उनका यह भी कहना था उस मौक़िफ़ में फिर मजीद और जो मरीज हैं, जो आम कैदी हैं, वो भी फिर ये इस्तिदा करेंगे कि उनका प्राइवेट अस्पताल में जो है मुआयना हो या उनके सेहत के हवाले से। लेकिन कितनी अनोखी बात है, ये सारे जब मामला चल रहे थे तो शायद अचानक से बहुत से मरीज जो थे उनको शायद ये खबर पहुंच गई जेल तक कि बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मतलब मैं क्या इस पर बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिस पर हुकूमत ये कह रही है कि आम कैदी भी जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इस तरह का हम प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबा किसी और कोर्ट के अंदर ये इस तरह की पिटीशंस आ गई हैं आम कैदियों की तरफ से कि उनका भी जो है तिब्बी मुआयना किया जाए। अब ये कोइंसिडेंस हुआ है, there is a plot behind it. I do not know, but these are the things which we all can understand in Pakistan current affairs landscape. तो ये सारे मामलात हैं, क्या होने जा रहा है आगे के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट वैसे ही एट ऑड्स है। फजल चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसकी वजह से जो है बानी पीटीआई को अल-शिफा से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और उनका यह भी कहना था कि हमने हुकूमत ने खुद से फैसला नहीं किया था, सिक्योरिटी इदारों की जो थी मशवरे थे, क्योंकि बानी पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है तो लिहाजा उनकी सिक्योरिटी बहुत अहम थी। लेकिन एक चीज है कि अगर इस रिपोर्ट को सही मान लिया जाए कि बानी पीटीआई का सीटी एंजियोग्राफी नहीं हुई है, जो दिल के हवाले से जो है इंस्पेक्शन करती है और फिर उसके बाद कोई रिपोर्ट होती है, अगर ये लैप्स हुआ है तो ये बहुत सिवियर किस्म का लैप्स हुआ है। ये कोई अब इसके अंदर कोई सहाफती बात नहीं है, ये इसके अंदर एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बात है। अगर वो नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन पे होते हैं हम भी उनके लिए भी ये बात कर रहे होते हैं, ज़ाहिर साहब होते उनके लिए भी ये बात कर रहे होते हैं। बहरहाल हमारे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारीफ रहा था चलो जाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद है मुबश्शिर मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों
मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर जाहिर शराजी साहब, अगर इस खबर को सही मान लिया जाए, फेस वैल्यू पे मान लिया जाए कि बानी पीटीआई की सीटी एंजियोग्राफी नहीं हुई है, तो ये गलती है, लैप्स है, नेग्लिजेंस है, क्या है ये? जी जाहिर साहब। जी मुबशिर साहब, आप इससे सवाल मैं कर लेता हूं ये वाला। जी जी मुबशिर साहब, आवाज आ रही है आपको? मुबशिर साहब से राब्ता करने की, फिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसमें मैं चाहूंगा कि चीजें जो है क्लैरिटी से आए। बहरहाल एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, कल ही हुई है कि कल कोरम जो था कौमी असेंबली में वो पूरा नहीं हुआ और 84 या 86 नंबर चाहिए होते हैं। 336 इस वक्त जो है कौमी असेंबली की जो है सीटें हैं और रुकन है उसके अंदर, तमाम रिजर्व सीट्स को मिला के और जो जनरल सीट्स को मिला के कल कोरम जो है वो पूरा नहीं हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरम उसने पूरा करने नहीं दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के इत्तेहाद से ही हुकूमत कायम है, गो के वो काबीना का हिस्सा नहीं है। तो शर्मिला फारूकी साहबा ये फरमा रही थी नो पीपल्स पार्टी नो कोरम, तो एक तरह से कल हुकूमत के लिए एक सेटबैक रहा। कल यार सादिक साहब को भी कोरम का एहसास हुआ है, जो कि स्पीकर है कौमी असेंबली के। उन्होंने कहा है कि इसको पूरा होना चाहिए, वो बात करेंगे। उन्होंने इजहार बरहमी किया है उन वज़रा पर कि जो बहुत से जो पॉइंट जो अटेंशन होता है, कॉल ऑफ अटेंशन होता है मुख्तलिफ रुकने कौमी असेंबली की तरफ से कि वो सवालात अपने करते हैं, उस पर भी जो है उनकी तरफ से कोई वज़रा की तरफ से जवाब नहीं आता। उन्होंने पार्लिमानी जो वजीर हैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब, उनसे कहा है कि सवाल से उनको ब्रीफ किया जाए और नोटिस लिया जाए और कहा जाए कि वज़रा जो है वापस आए। अब एयाज सादिक साहब कौमी असेंबली के स्पीकर हैं और स्पीकर न्यूट्रल होता है, लेकिन वो नून लीग के भी हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त वो कोरम का एहसास हो रहा है। शायद ये भी एक हुकूमत के साथ मामला के वजह से क्या मामला हो सकते हैं। जी हमारे साथ दोनों मौजूद मेहमान आ चुके हैं। चलिए, तो बहरहाल इस हवाले से देखते हैं कि क्या चीजें आगे के हवाले से बनती हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के असेंबली ने कल वहां के जो अरकान थे, अभी 6 सीट्स में इलेक्शंस होना जो है रहता है, लेकिन अलबत्ता आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई है कि उन्होंने कल हल्फ उठा लिया है और साथ साथ जो है स्पीकर का भी आज गालिबन इंतखाब हो गया है। और साथ साथ ये भी है कि पहली अभी जो इंतखाबात के बाद जो आजाद जम्मू कश्मीर में जिसमें नून लीग की अक्सरियत है और फिर पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पर है, नून लीग जो है इस वक्त 32 से 33 सीट्स पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गालिबन 14 सीटें ली है। तो वहां कल आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली से जो है मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान के बयान दिया था कि ये खाकम बदाहन मकबूजा कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, उसकी मजम्मत की है। बहरहाल सजेशन ये है, ये बहुत से लोग ये बात करते हैं इस सजेशन पे कि हमारे क्योंकि हमने अमेरिका को डिमाश किया हुआ है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि जो है जो चार्ज डी अफेयर्स हैं अमेरिका की पाकिस्तान में, उनको भी जो है दौरे पे ले जाया जाए। आजाद जम्मू कश्मीर पर क्या हो गया, इसमें बुरा क्या है? अगर हिंदुस्तान लेके जा सकता है तो हमारी क्या गलती क्या हो सकती है? और एक और सजेशन ये भी है, वहां पे एक मैच भी करवा लिया जाए ताकि एक मैच हो और एक एक्टिविटी हो। हिंदुस्तान वायलेशन कर सकता है अपने ही नॉर्म्स की और सब चीजों की, तो हमें वो लेक्चर नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया डिमाश के हवाले से। साथ साथ प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट जो होगा नाज़रीन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके सामने। हम लेके आएंगे कि अमेरिका ने भरपूर ईरान के ऊपर जो है मुआशी पाबंदियां इस लेवल पे लेके वो जाना चाह रहे हैं कि जिसमें कोई भी मुल्क अगर ईरान के साथ कोई मुआहिदा करेगा, कोई तिजारत करेगा, कोई उनके हवाले से कोई राब्ता रखेगा, तो उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। चीन ने इसको एक तरह से कहा यक तरफा फैसला है, हम इसको नहीं मानते हैं। अमरीकी वजीर खारजा कह दीजिए, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कह दीजिए, बेसेंट साहब, स्कॉट बेसेंट साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये जो एक तरह से डी डे है, यानी ये कि एक तरह से ईरान की लिए डी डे है, यानी इनकी इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने वाली, उन्होंने ये कहा। लेकिन ईरान की तरफ से भी जवाब आया है, उन्होंने कहा ये अमेरिका का ख्वाब ही रहेगा, मजीद मजबूत होंगे। कल मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला और आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान में मौजूद थे और रात को वापस आ गए थे। और सुबह जो है ईरान की तरफ से जो एक बयान आया कि अगर अमेरिका संजीदा है मुज़ाकरात के लिए तो उसको अपनी ये जो धमकाने वाली जो जुबान है, ये लहजा, इसको तर्क करना होगा। तो उसी पर मोहसिन नकवी साहब ने भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईरान की बात की तायद की है और वो चाहते हैं कि खित्ते के अंदर पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत जो है तासुर ये कर रही है कि सारे हवाले से जो है ये बात की जाए और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहरहाल इस नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं इसी सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं या मौजूद इंटरनेशनल अफेयर्स पे लेके आते हैं।
طویل بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بالکل وقت کم ہے. ہمارے سے سلمان علی صاحب جوائن کر چکے ہیں, سینئر تجزیہ کار ماہر عالم امور. سلمان صاحب بہت شکریہ. ایران کے حوالے سے کل خبریں آ رہی ہیں امریکہ بہت شدید معاشی پابندیاں لگانے جا رہا ہے, اور اسکاٹ بیسنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گا وہ گلوبل پیرایا بنا دیا جائے گا, یعنی کہ اس کو جو ہے ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب اگر یہ معاشی پابندیاں مزید ایران پہ لگ جاتی ہیں بہت سے معاملات کے اوپر, تو ایران کی معیشت جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے, جس پر مسعود پزیشکیان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مزید اس کے اندر اور بہتری کی گنجائش ہے اور ہم شرمندہ ہیں کہ اس کو بھی صحیح نہیں کر پا رہے, تو اور کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ایران کے لیے مزید آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تسمین صاحب, یہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے اس میں ایران پر پابندیاں مزید سخت ہونے کے لیے جو اندیا دیا گیا ہے, تو اس میں 2-3 اسپیکٹس بہت زیادہ کلیئر ہے. ایک تو یہ کہ ایران گزشتہ 47 برسوں سے یا 45 برسوں سے معاشی پابندیوں کو جھیل رہا ہے, ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ یہ خبریں کس حد تک جو ہے وہ پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے یا واقعی یہ صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشی پابندیوں کا اثر جو ہے صرف ایران پہ نہیں پڑے گا, اس کے جواب میں جو کچھ بھی ایران اقدامات کر رہا ہے. دیکھیے ایک بات جو کسی نے نوٹ نہیں کی ہے, آپ کے آج کے پروگرام کے حوالے سے میں اس کو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی جب یہ اعلان کیا گیا معاشی پابندیوں کا, تو ایران نے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا اور اسے ڈبو دیا. آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر اسی رفتار سے آئل ٹینکرز تباہ ہوتے رہے, تو اگر پابندیاں ختم ہو جائیں, معاہدہ ہو جائے, تو آپ کے پاس دنیا کو آئل کی ترسیل کے لیے آئل ٹینکرز ملنا مشکل ہو جائیں گے. یہ بھی تو ایک نقطہ ہے نا. اگر آپ آج سے تمام معاہدے کر لیں گے اور سچویشن نارملائز ہو جائے گی, تو آپ دنیا کو آئل جو ہے وہ کس ٹینکر میں ڈال کے سپلائی کریں گے, کیسے کریں گے؟ تو پوری دنیا کرائسس کا شکار ہو جائے گی اگر یہ سچویشن مزید آگے چلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پابندیوں کا کوئی نتیجہ نہ گزشتہ 45 برسوں میں نکلا ہے اور نہ آگے نکلنے کی توقع ہے, اس لیے کہ انہوں نے جنگ کی تیاری نہیں کی بلکہ جنگ کا انتظار کیا. وہ اپنی تیاریوں کے ساتھ بہت پہلے سے پورے ہیں, تو یہ پابندیاں ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے, اس سے کوئی خاص نتیجہ نکلے گا نہیں. سلمان صاحب آخری سوال, چین نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پہ جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگانے کی جو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں. اب چین ایران کا سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ چین باقاعدہ لیتا رہے گا ایران سے تیل؟ یہ تو ایک بہت واضح سی بات ہے. میں تو اور نشاندہی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آس پاس کے ممالک ہیں, آپ کینیڈا اور امریکہ کانفلکٹ کو دیکھ لیجئے, بالکل وال ٹو وال جو امریکہ اور کینیڈا کی اپنی باؤنڈریز ہیں, وہاں پہ جو کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کا بنیادی سبب یہ انرجی کرائسس ہے. اور امریکی معیشت جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے, جس کی وجہ سے وہ ٹیرف بڑھا رہے ہیں, حتیٰ کہ اپنے دیرینہ دوستوں پہ بڑھا رہے ہیں. چین اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ان کا دیکھیں زمینی راستہ بھی بحال ہے, وہ وسطی ایشیائی ممالک کے راستے سے زمینی طور پر بھی بحال ہے, اور پاکستان کے راستے سے بھی چین اور ایران کا رابطہ بحال ہے. تو مسئلہ یہ دنیا بھر کے ممالک کو درپیش خود امریکہ کی معیشت خطرے کا شکار ہے, اور سوال ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ہم ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں, تو تجزیہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پوری عالمی معیشت کو ایک نظر میں دیکھنا پڑے گا. امریکہ اور کینیڈا اور امریکہ کے جو تعلقات, خود ان کے شمالی کوریا سے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں, جو ابھی انہوں پریکٹس پہ نہیں گئے, ان کے ساتھ جنگی مشقوں پہ نہیں گئے ہیں, تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ سوال کیوں نہیں آپ زیر بحث لے کر آ رہے ہیں؟ تو سچویشن جو ہے وہ میرے انشاءاللہ لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ مزید, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سلمان علی صاحب, آپ نے ہمیں مختصر سا وقت دیا, لیکن مختصر وقت میں یہی بڑے تجزیہ کار کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ تفصیل سے بات کر لیتا ہے. ان کا کہنا یہ کہ ایران جو ہے تیار ہے. بہرحال ناظرین, آج تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, لیکن بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. انشاءاللہ خبر سے تجزیے تک ہم کل پھر آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.